हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम सीपीओ मेंस 2024 जो आपका 8 मार्च को हुआ था अभी लेटेस्ट, उसमें आए हुए सारे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी एग्जाम्स हुए थे उनमें जो भी क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस आए थे वो सारे क्वेश्चंस आपको इस 15 घंटे की मैराथन में मिल जाएंगे। इसमें मैंने सीजीएल मेंस 2024 जो आपका हुआ था 18 जनवरी और 20 जनवरी, वहां तक के क्लोज टेस्ट इंक्लूड किए हैं। सीजीएल मेंस, सीएचएसएल मेंस, सीपीओ प्री, ये सारे आपको इस क्लास में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आपका क्लोज टेस्ट बहुत ही वीक है, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको ये वाली प्लेलिस्ट फॉलो करनी चाहिए। इसमें मैंने क्लोज टेस्ट के बिल्कुल बेसिक रूल्स, जो 10 गोल्डन रूल्स हैं, फॉरवर्ड रीडिंग, बैकवर्ड रीडिंग, कोलोकेशन, पैरेलल कंस्ट्रक्शन, ग्रामर, फिक्स प्रेपोजिशन, उन सभी को बहुत बेसिक से समझाया है। ठीक है, तो आप बेसिक से देखना चाहें तो ये प्लेलिस्ट देखें, देन आप इस पे जाएं। क्योंकि क्लोज टेस्ट में बच्चों को प्रॉब्लम आती है, या तो 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, एक्यूरेसी नहीं बनती है। लेकिन ये क्लासेस देखने के बाद 100% आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे और आपका क्लोज टेस्ट में इंप्रूवमेंट भी होगा। क्योंकि आपको पता है मैं क्लोज टेस्ट में सिर्फ एक आंसर बताकर नहीं जाती हूँ, 4 ऑप्शंस को अच्छे से समझाती हूँ। 4 ऑप्शंस में जो 3 ऑप्शंस गलत हैं वो क्यों गलत है, ताकि बच्चा आगे 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अपनी ये जो क्लोज टेस्ट की बुक है, आप जानते हैं कॉम्प्रिहेंशन वॉल्यूम 3, ये भी पूरी तरह रिवाइज अपडेटेड आ चुकी है, नई लॉन्च हो चुकी है। तो ये भी आप अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं। क्लोज टेस्ट के लिए ये रामबाण है। मार्केट में इससे अच्छा कंटेंट आपको क्लोज टेस्ट का नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 1050 क्वेश्चंस को बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस के साथ इस बुक में दिया है। तो आपको क्लोज टेस्ट में अगर प्रॉब्लम है तो ये बुक आपको जरूर लेनी चाहिए। ठीक है, और जहां से भी परचेज करते हैं 5 स्टार रेटिंग देना तो बनता है। क्यों? क्योंकि कंटेंट बहुत अच्छा है। ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत मेहनत की है इस बुक को बनाने में। ठीक है ना? हाँ, एग्जाम्स आ रहे हैं, खूब मेहनत करनी है। एसएससी में इंग्लिश वैसे भी वेटेज ज्यादा रखती है और कॉम्प्रिहेंशन डिसाइडिंग फैक्टर है। मैं आपको अच्छा कंटेंट देती रहूंगी, अच्छी क्लासेस लाती रहूंगी और आपके लेवल पे आपको 100% देना है, खूब मेहनत करनी है और इस साल सिलेक्शन लेना है। ठीक है, कमेंट में जरूर लिखेंगे कि यस मैम इस बार सिलेक्शन लेंगे, और कोई डाउट, कोई किंतु परंतु, कोई चीज आपके मन में कैसी भी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। जब भी टाइम मिलता है मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो खूब मेहनत करनी है, खूब अच्छे से तैयारी करनी है। स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये क्लोज टेस्ट टोटल 25 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। 3 क्लोज टेस्ट दिए हुए हैं, 10, 10 और 5। ठीक है, तो बहुत अच्छे से हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। हाँ, लोकेटेड 10 माइल्स ऑफ स्कॉटलैंड्स नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट। नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है, स्कॉटलैंड के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट से 10 मील दूर लोकेटेड, किस चीज की बात कर रहा है वो आगे बताएगा। क्या चीज है उससे 10 माइल दूर? द ऑर्कनीज आइलैंड्स। ठीक है, आर अ ट्रेजर ट्रोव ऑफ हिस्ट्री, वो क्या है? इतिहास का खजाना। कौन? ऑर्कनीज आइलैंड्स। When I visited one of Orkney's famous historic, जब मैंने विजिट किया, ठीक है, वन ऑफ ऑर्कनीज फेमस प्री हिस्टोरिक, फिलिंग द ब्लैंक, मतलब उसकी प्राग ऐतिहासिक प्री हिस्टोरिक जो चीजें थी, जो साइट्स, उनमें से एक चीज को, कौन सी चीज को विजिट किया है ऑथर ने? मेशोवे टूम लिख दिया ना, द मेशोवे टूम। अब यहां पूछा है प्री हिस्टोरिक के बाद क्या आएगा, राइट? अब देखो, साइट्स, साइट्स, सीन्स और सीट्स। सीट्स पे आते हैं। सीट्स मतलब बैठने की जगह। तो प्री हिस्टोरिक बैठने की जगह का कोई कनेक्शन लग रहा है? नहीं। बहुत सारी
जगह में से एक जगह उसने विजिट की, वो थी ये टूम, राइट। तो सीट्स तो बैठने की जगह हो गई, टोटली IR, इररेलेवेंट। इररेलेवेंट क्या होता है? जिसका पैसेज से कोई कनेक्शन नहीं होता है, जस्ट फॉर सेकिंग एडिंग इंफॉर्मेशन या एडिंग ऑप्शन, ठीक है, कि ऑप्शन ऐड करना है, ऐड कर दिया, क्लियर। फिर उसके बाद में आता है सीन। सीन जैसे कि मूवी का सीन होता है, ठीक है, ये कोई बीच का ये एक दृश्य बता दिया, ये सीन है, ये भी नहीं हो सकता। फिर आता है साइड्स। इन दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता था। ये जब दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन होता है तो उसको एक जो गलत ऑप्शन है उस कैटेगरी को हम बोलते हैं रेड हेरिंग। रेड हेरिंग यानी ध्यान भटकाने वाली कोई चीज, ठीक है। साइट्स जो है, ये साइट्स हम जनरली जो विजुअली बहुत ही इंप्रेसिव कोई चीज है, ठीक है, जैसे आईफल टावर है, ठीक है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? साइट्स, मतलब जो विजुअली बहुत इंप्रेसिव है, दृश्य बहुत शानदार दृश्य है। लेकिन यहां पर साइट्स किसकी बात हो रही है? उस जगह की। जैसे बोलते हैं ना, मैं साइट पे जा रहा हूं, मतलब साइट बहुत जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में आया यहाँ पर कि बहुत सारी साइट्स होंगी, ठीक है, उनमें से एक साइट क्या है? पेशोवे टूम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? SITES। क्योंकि जब हम हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या इंपॉर्टेंट लोकेशन के सेंस में बात करते हैं तब क्या आता है? SITES, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, प्री हिस्टोरिक साइट्स, सॉरी। नेक्स्ट, माय फर्स्ट इंप्रेशन was of an unremarkable green mound filling the blank by a ditch। मेरा पहला इंप्रेशन था कि क्या होगा, किसी खाई से घिरा हुआ, डिच खाई जो है, माउंट कोई ढेर हो गया ऊपर, ठीक है, टीला टाइप का, अनरिमार्केबल ऐसा ही कुछ होगी। ये मेशावेटिम क्या है, कुछ खास नहीं लग रहा। तो यहाँ पे है ग्रीन माउंड by a ditch। Impression was of a unremarkable green mound filling the blank by a ditch। ये वाला जो क्वेश्चन है ये टोटली ग्रामर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? ग्रामर पे। आपको किसी भी क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने से पहले एक बार उस क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ना है। जब आप किसी भी क्लोज टेस्ट को पूरा पढ़ते हैं तब आपको उसकी थीम समझ में आती है और किस टेंस में वो क्लोज टेस्ट बना है वो समझ आता है। उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर विजिटेड, यहाँ आप पैसेज को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो सेंटेंस है, मतलब ये जो पैराग्राफ है, ये पास्ट की बात कर रहे हैं। जब मैंने उस टूम को विजिट किया, ठीक है, मेरा पहला इंप्रेशन क्या था कि एक खाई से घिरा हुआ एक टीला, इस माउंट सा होगा, ग्रीन माउंट, राइट। तो यहां पर वॉज आ चुका है, बाय अ डिच है। यहां से हमें पता चल रहा है कि हमें पास्ट पार्टिसिपल की जरूरत है। पैसेज जो सेंटेंस है जो स्टार्ट हुआ है किस में चल रहा है? पास्ट में। तो हमें आगे पास्ट टेंस की जरूरत है, पास्ट पार्टिसिपल हमें चाहिए। सराउंड नहीं हो सकता, सराउंडिंग नहीं हो सकता, सराउंड्स नहीं हो सकता, राइट आंसर होगा सराउंडेड। ये तीनों क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रोंग। वो सराउंडेड बाय अ डिच, वो सराउंडेड बाय अ डिच, ठीक है। अनरिमार्केबल ग्रीन माउंट वॉज सराउंडेड बाय अ डिच। क्लियर? क्योंकि देखो वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, वॉज के साथ SES नहीं आ सकता, वॉज के साथ ING लेते हैं तो कॉन्टिन्यूअस बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, कि एक्शन चल रहा था। तो चल रहा था, सराउंडेड, सराउंडिंग ऐसे नहीं है, सराउंडेड मतलब पास्ट पार्टिसिपल। नेक्स्ट, despite its appearance, this 5,000-year-old filling the blank place is actually a masterpiece of filling the blank design and engineering and a testament filling the blank। अब देखो, इसकी अपीयरेंस के बावजूद भी this 5,005 years old filling the blank place is actually a 5,000 साल पुराना ये जो प्लेस था,
टूम क्या होता है? जहाँ जो मकबरा टाइप है, ठीक है। तो ये क्या था? एक मास्टरपीस था, किसका? डिजाइन, इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखो 5000 ईयर ओल्ड, फिर फिलिंग द ब्लैंक और प्लेस। सबसे पहले BURRY को हटाएंगे, ये कोई वर्ड नहीं होता, वर्ड होता है BURY। क्लियर? तो ये हटा दो। बरिंग प्लेस करते हैं तो ये जेरंड बनता है कॉन्टिन्यूस फॉर्म में, दफनाया जा रहा हो ऐसा कुछ, ये भी नहीं है। बरीड मतलब जिसमें दफना दिया गया हो, पास्ट पार्टिसिपल, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। मतलब बरियल प्लेस का मतलब है एक ऐसा प्लेस जहां पर बरी किया जाए, तो क्या आ जाएगा? बरियल। नेक्स्ट is actually a masterpiece of filling the blank design and engineering, ठीक है। मास्टरपीस था वो, ठीक है। 5000 साल पुराना, मतलब 5000 साल पहले भी ऐसी इंजीनियरिंग थे, ऐसे लोग थे, ऐसी टेक्नोलॉजी, चीजें थी जो इतना अच्छा मास्टरपीस बनाया, ठीक है। तो 5000 की वजह से हमें पता चल रहा है यहाँ क्या आना चाहिए। पहली चीज देखो, क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल होता है जो टाइम के सीक्वेंस में अरेंज किया गया हो। तो टाइम के सीक्वेंस में अरेंज किया जाने वाला ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। एंटिक्वेटेड जो होता है वो प्राचीन तो होता ही है, प्राचीन के साथ वो आउटडेटेड भी होता है, थोड़ा नेगेटिव सेंस देता है। लेकिन पैसेज में कहीं भी नेगेटिव बात नहीं हो रही है, ये भी नहीं होगा, फैक्चुअली रॉन्ग हो गया। फिर आता है हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ऐसी कोई इवेंट जो पास्ट में हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट हो। राइट आंसर आएगा एंशियंट, इसकी वजह से। एंशियंट डिजाइन, पुराना डिजाइन एंड इंजीनियरिंग एंड अ टेस्टामेंट फिलिंग द ब्लैंक, द स्किल ऑफ ऑर्कनीज प्री हिस्टोरिक रेजिडेंट्स। उस टाइम के जो रहने वाले लोग थे, उनकी कला का, उनकी स्किल का क्या है? प्रूफ है, प्रमाण है। क्या? उसका डिजाइन और इंजीनियरिंग। मतलब 5000 साल पहले भी इतना अच्छा सुंदर डिजाइन और इंजीनियरिंग से उसको बनाया गया था। ये उस टाइम के रहने वाले लोगों की क्या है? स्किल का एक प्रूफ है, एक प्रमाण है, ठीक है। तो टेस्टामेंट हो गया, और टेस्टामेंट होता है अ टेस्टामेंट टू समथिंग, अ टेस्टामेंट टू द स्किल। ये एक इडियोमैटिक फ्रेज है, तो इस केस में यहाँ टू ही आएगा और कुछ नहीं आ सकता। जो भी इडियोमैटिक फ्रेज होते हैं उनमें जो प्रेपोजिशन यूज होती है हमेशा वही प्रेपोजिशन यूज होती है, उनमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। क्लियर? बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग। बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? ग्रामेटिकली रॉन्ग। नेक्स्ट, दैट इज बिकॉज filling the blank around 3 weeks either side of the winter solstice, which takes filling the blank on 21st or 22nd December each year, ठीक है। That is because, अब रीजन बता रहा है, around 3 weeks, ठीक है, around 3 weeks जब किसी टाइम पीरियड को काउंट कर लिया जाता है, मतलब पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? 4। क्या यूज करते हैं? 4 फॉर अराउंड 3 वीक्स। क्लियर? ईदर साइड ऑफ द विंटर सॉलिस्टिस, जो कि घटित होती है, कब होती है? विच टेक प्लेस, विच टेक्स प्लेस, बहुत बार हम बोलते हैं विच टेक्स प्लेस, जब वो ये चीज होती है। ये भी एक फ्रेज है, विच टेक प्लेस, ठीक है। विच टेक रूम इररेलेवेंट होता है, विच टेक अबोर्ड ये भी इररेलेवेंट है। अबोर्ड किसके लिए आता है? रेजिडेंस के लिए, जहां पर कोई इंसान रहता है। और विच टेक होम ये भी इररेलेवेंट है। ये फ्रेज है क्या? विच टेक्स प्लेस। नेक्स्ट, विजिटर हैव्स द चांस ऑफ सी समथिंग ट्रूली मैजिकल। विजिटर्स को चांस मिलता है कुछ बहुत ही ट्रूली मैजिकल देखने का, जो यहां पर घटित होता है। कब? विंटर सॉलिस्टिस। तो घटित होता है, इसकी बात हो रही है। रिटायर का मतलब होता है किसी चीज से संन्यास ले लेना, टोटली इररिलेवेंट हो गया। परफॉर्म मतलब कोई चीज करता है खुद से,
लेकिन वो चीज क्या हो रही है, अपने आप होती है, ये भी नहीं होगा। अराइज मतलब किसी चीज के अराइज होने की, उठने के सेंस में। सिंपल सा क्या होगा, हैपन, घटित होने की बात कर रहा है तो क्या आएगा, अकर, जो यहाँ ट्रूली मैजिकल अकर होता है। ठीक है, देखो क्या होता है इस टाइम, ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर, साल के इस टाइम पे, द नैरो पैसेज इनटू द फिलिंग द ब्लैंक बिकम्स मोर देन जस्ट एन एंट्रेंस। जो नैरो पैसेज है, एंट्रेंस, वो सिर्फ एंट्रेंस नहीं, वो एंट्रेंस से बहुत ज्यादा हो जाता है। कैसे, ये वाला जो क्वेश्चन है 9 नंबर, ये आपका बिल्कुल फ्री के मार्क्स है। आप बोलोगे मैम ये कैसे फ्री के मार्क्स हैं? ये फ्री के मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि इसका आंसर पैसेज में ही गिवन है। फॉरवर्ड रीडिंग और बैकवर्ड रीडिंग ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनमें क्वेश्चन का आंसर पैसेज में ही गिवन होता है, क्लोज टेस्ट में ही गिवन होता है, हमें सिर्फ ढूंढना होता है। अब देखो यहां पर जो ऑप्शन आएगा, जो आंसर आएगा, वो क्या होगा, वो किस चीज को घूमने गया था, किसकी एंट्रेंस की बात कर रहा है, टूम की। आगे आप, ये तो हो गया बैकवर्ड रीडिंग। फॉरवर्ड रीडिंग में देखो, ठीक है, तो यहां पर वो किसकी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं, किस चीज को वो घूमने गया है, क्या वो मेमोरियल को घूमने गया है, क्या वो किसी कब्र को घूमने गया है, या किसी कब्रिस्तान को वो घूमने गया है, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान घूमने गया है, क्या वो कब्र के पास गया है, या वो किसी मेमोरियल जो किसी की मेमोरी में बनाया जाता है, कोई स्मारक जो होते हैं, नहीं होगा ना। राइट आंसर एक ही होगा, वो क्या होगा, टूम। क्यों, क्योंकि ये हमें हिंट मिली हुई है फॉरवर्ड रीडिंग से भी और बैकवर्ड रीडिंग से भी। तो क्या हुआ मेरे बच्चे, ये आंसर क्या हुआ आपका, फ्री के मार्क्स हुए, है ना। आगे, इट वॉज डेलिबरेटली डिजाइंड, इसको डेलिबरेटली इंटेंशनली डिजाइन किया गया है विद द सेटिंग ऑफ द मिड विंटर सन। मिड विंटर सन की सेटिंग जो सेट होता है उसके अकॉर्डिंग, जैसे जस्ट एज द लास्ट रे स्टार्ट टू डिसअपियर विच इज एट अराउंड 3:10 15:10 एट दिस डीपेस्ट डार्केस्ट टाइम ऑफ द मिड विंटर। अब बोल रहा है कि मिड विंटर में 3:10 पे जब सूरज की लास्ट किरणें डिसअपियर होने वाली हो, उस टाइम की बात कर रहा है। फिर जिस तरह से ये लाइट है वो पैसेज वे पे आती है, फ्लोर पे आती है टूम के, और किस तरह से वो बैक वॉल पे इल्यूमिनेट होती है गोल्डन, ये उसकी मतलब सुंदरता को बखान कर रहा है, सुंदरता को बता रहा है, क्योंकि इसने पहले ही बोला कि वो क्या था, बहुत ही शानदार मास्टरपीस था। क्लियर। तो यहां देखो जो आंसर करना है हमें, इट वॉज डेलिबरेटली डिजाइंड। ठीक है, वो बोल रहा है कि जो नैरो पैसेज टूम का वो मोर देन जस्ट एन एंट्रेंस है, क्योंकि उसको डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है किसके साथ में, मिड विंटर सन की सेटिंग के साथ। ठीक है, अलाइनिंग विद नहीं होगा, अलाइन विद नहीं होगा, अलाइंड नहीं होगा। राइट आंसर होगा टू अलाइन। क्यों, डिजाइन्ड टू अलाइन, एक पर्पस के साथ में, कि इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो अलाइन करे किसके साथ में, मिड विंटर सन के साथ। तो क्या आएगा, टू प्लस वर्ब फर्स्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना मजेदार। तो ये देखो, ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट था, ये आपके फ्री के मार्क्स थे बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग से, ये आपका इडियोमेटिक फ्रेज थे, ये भी आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट था, ये इडियोमेटिक फ्रेज था, ये आपको वोकैब से अंडरस्टैंडिंग से करना था। ठीक है, ये आपको थोड़ा ऑप्शंस को ध्यान में समझना था। सराउंडेड आपका ग्राउंड, सराउंडेड वाला आपका ग्रामर से हो रहा था, और साइड्स आप चारों ऑप्शंस को एलिमिनेट करके कर रहे थे। तो इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके हम राइट आंसर पे जाएंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से क्लोज टेस्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब सेकंड पे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्लोज टेस्ट देखते हैं। ये क्लोज टेस्ट है एयर इंडिया के बारे में, एयरक्राफ्ट के बारे में। अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं।
एयर इंडिया शोकेस्ड इट्स फर्स्ट A350। एयर इंडिया ने शोकेस किया पहला A350 टू द वर्ल्ड के सामने ऑन थर्सडे को 18 जनवरी। देखो डे और डेट्स के लिए हम क्या लेते हैं, ऑन लेते हैं, ऑन थर्सडे, ऑन मंडे, ऑन संडे, ठीक है। एट द बेगमपेट एयरपोर्ट इन हैदराबाद। कहां पर शोकेस किया है, बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में, एज पार्ट ऑफ द ऑनगोइंग एयर शो विंग्स 2024, ठीक है। द फर्स्ट एयरक्राफ्ट ऑफ अ फिलिंग द ब्लैंक ऑफ 20 अराइव्ड ऑन 23rd December 2023 फ्रॉम टुलूज इन फ्रांस। अब देखो ये बोल रहा है पहला एयरक्राफ्ट, द फर्स्ट वन, 20 जो थे, जो पूरा एक अब ये पूछ रहा है ऑफ 20 के पहले क्या आएगा। गैंग ऑफ 20, गैंग जनरली ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स के लिए आता है, एक नेगेटिव वर्ड है, किसके लिए आता है, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स। तो क्या है ये, एक नेगेटिव वर्ड हो गया, गैंग नहीं होगा, इररिलेवेंट। फ्लॉक झुंड होता है किसका, जनरली शीप या बर्ड्स के लिए आता है फ्लॉक, तो वो भी नहीं है, ये भी टोटली इररिलेवेंट है। टीम आता है जो ग्रुप के कुछ लोग होते हैं जो एक स्पेशल पर्पज के लिए, एक टारगेट के लिए, एक गोल के लिए साथ मिलकर काम करते हैं। पर यहां पर एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, जब थिंग्स की बात हो, मल्टीपल आइटम्स की बात हो, तो उनके लिए हम क्या लेते हैं, बैच। क्या आएगा, बैच। अ बैच ऑफ 20 अराइव्ड, ठीक है, कब, 23 दिसंबर, and was filling the blank for the first time on 18th January। और पहली बार आ तो कब गया था ये, 23 दिसंबर 2023 को, और अब इसको पहली बार 18 जनवरी को क्या किया गया है, बिल्कुल फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल फ्री के, पैसेज में गिवन है। यहां देखो 18 जनवरी को क्या किया गया, उसको शोकेस किया गया, दिखाया गया, तो राइट आंसर क्या आएगा, शोकेस्ड। सिंपल था, कुछ भी नहीं करना है। एंड वो शोकेस, और पहली बार शोकेस किया गया कब, 18 जनवरी को, जो लाइन पहले आ चुकी है। बैकवर्ड रीडिंग से पढ़ेंगे तो फ्री के मार्क्स हैं, और हर क्वेश्चन में, हर पैराग्राफ में 1 या 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे बैकवर्ड फॉरवर्ड रीडिंग के, ठीक है ना। बाकी सभी ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। 5 मोर फिलिंग द ब्लैंक premium passenger aircrafts are scheduled filling the blank by March this year। 5 और ज्यादा ऐसे ही प्रीमियम पैसेंजर एयरक्राफ्ट को शेड्यूल किया गया है, कब तक, इस साल मार्च तक, यानी जनवरी में अब इसको शोकेस कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं मार्च तक इस साल 5 ऐसे ही प्रीमियम पैसेंजर एयरक्राफ्ट को शेड्यूल अब आगे हमें बताना था, ठीक है। तो पहले देखो 5 मोर एज प्रीमियम पैसेंजर, एज नहीं आ सकता, कंपैरिजन के केस में ले सकते हैं, बताने के सिमिलरिटी के केस में, सो जनरली कंक्लूजन के लिए लेते हैं, दोनों ही ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएंगे। सेम और सच में क्या डिफरेंस है, सेम मतलब बिल्कुल डिट्टो, एकदम एक जैसे, वैसे एकदम एक दूसरे कार्बन कॉपी हो, बिल्कुल सेम हो, नहीं, ऐसे ही प्रीमियम जो जैसा ये है A350, वैसे ही 5 और क्या आएगा, सच। जब हम किसी चीज का एग्जाम्पल लेते हैं, ऐसा ही और सच यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको सेम कंफ्यूज कर सकता था, रेड हेरिंग की कैटेगरी में चला जाएगा। आर शेड्यूल्ड फिलिंग द ब्लैंक बाय मार्च दिस ईयर। शेड्यूल, तो शेड्यूल्ड टू होता है, शेड्यूल टू अराइव, जब कोई चीज पहले से ही प्लान्ड होती है, जैसे नेक्स्ट ट्रेन इज शेड्यूल्ड टू अराइव एट 5 PM, तो शेड्यूल्ड टू अराइव होगा, ठीक है। क्लियर है बच्चे। नेक्स्ट
दिस मेक्स एयर इंडिया, इस चीज ने एयर इंडिया को बनाया फर्स्ट इंडियन कैरियर टू बी ऑपरेटिंग द A350, पहला इंडियन कैरियर जो कि ऑपरेट कर रहा है किसको, A350 को। यहां पर देखो फर्स्ट क्या, द फर्स्ट एयरक्राफ्ट, द फर्स्ट, ऑर्डिनल एडजेक्टिव के लिए जनरली हम क्या लेते हैं, द, तो क्या आ जाएगा द, बाकी सभी ग्रामेटिकली रॉन्ग, ठीक है। कमर्शियल ऑपरेशंस फॉर द सेम आर स्केड्यूल्ड टू, यहां से भी आपको हिंट मिल रही है, ये देखो शेड्यूल टू बिगिन, स्केड्यूल टू अराइव, ये फॉरवर्ड रीडिंग से गिवन था। हाँ, उस अब ये चीज जो मैंने अभी अभी बताई 22 जनवरी ऑन आता है किसके लिए, डे और डेट्स के लिए, सिंपली क्या आएगा ऑन, बाकी सभी ग्रामेटिकली रॉन्ग, क्या आएगा ऑन, ऑन 22 जनवरी लेटर दिस मंथ। आगे विद द इंडक्शन ऑफ द A350 के इंडक्शन से साथ एयर इंडिया क्या कर रही है, फिलिंग द ब्लैंक टू ओवरहोल इट्स इमेज एंड सर्विस टू द पैसेंजर्स। एयर इंडिया A350 के इंडक्शन के साथ क्या कर रही है, उसको उम्मीद हो कि ओवरऑल का मतलब होता है किसी भी मशीन, किसी भी सिस्टम की जो भी कमियां हैं उसको पकड़ना, उसको देखना और उसको ठीक करना, ठीक है। तो वो अपनी इमेज को सुधारने की, उसको रिपेयर करने की और अपनी सर्विस को पैसेंजर की, उसका नाम जो हो उम्मीद करिए कि अच्छा होगा, ठीक है। बिलीव करना नहीं, एक्सेप्ट करना इररिलेवेंट, बिलीव करना किसी चीज में विश्वास करना। सपोजिंग थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, सपोजिंग जनरली आता है हाइपोथेटिकल सिचुएशन के लिए, हाई सपोज ऐसा हो जाएगा, सपोज ऐसा हुआ वैसा हुआ तो क्या होगा वैसा। ये बोल रहा है यहां पर एयर इंडिया का पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड है ना, ओवरऑल जो सेंस दे रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड है कि वैसा उम्मीद करता है, होपिंग, क्योंकि ये पहला इंडियन फर्स्ट कैरियर बना है ना, ये फर्स्ट इंडियन कैरियर बना है ऑपरेटिंग A350, इमेज को सुधार रहा है। नेक्स्ट, द A350 comes equipped, filling the blank, a powerful and fuel efficient Rolls-Royce Trent XWB engine। equipped के साथ में preposition यूज होता है with। equipped with का मतलब होता है जो भी नेसेसरी टूल, इंफॉर्मेशन, जो भी चीजें चाहिए वो सारी हो। जैसे मेरी गाड़ी फुली इक्विप्ड विद है क्या, जो नए गैजेट्स आए हैं उनसे। इक्विप्ड के साथ क्या आएगा, विद। ये इडियोमैटिक फ्रेज है, ध्यान रखेंगे। वंस यू इनसाइड द एयरक्राफ्ट, एक बार आप एयरक्राफ्ट के अंदर पैर रखते हैं, you can immediately filling the blank the 3 class cabin configuration, business, premium, economy and economy spread across 316 seats। यहां देखो, आप जब अंदर पैर रखते हैं सिंपली आएगा स्टेप इनसाइड। स्किप मतलब किसी चीज को छोड़ देना, स्किप कर देना, बाईपास कर देना, ठीक है। फॉरवर्ड आगे बढ़ने के सेंस में, एडवांस क्या करने, आगे प्रगति करने के सेंस में, तो दोनों का ही कोई सेंस नहीं है। अंदर एंटर करने के केस में आएगा स्टेप इनसाइड, अंदर पैर रखना, स्टेप इनसाइड। नेक्स्ट, स्टेप इनसाइड हो सकता है, स्टेप इनटू भी होता है। यू कैन इमीडिएटली, आप इमीडिएटली देखते हो, ठीक है। गेट तो नहीं होगा, टोटली इररिलेवेंट है। ये तीनों देखने से ही रिलेटेड है, मैंने पहले भी इनका डिफरेंस बहुत डिटेल से करवाया क्लोज टेस्ट में। अब भी देखो, वॉच देखने के लिए आता है, लेकिन वो देखना किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, किसी चीज को ऑब्जर्व करना या किसी टाइम पीरियड में वॉच करना, जैसे टीवी देखना, किसी मैच को देखना, वो वॉच हो जाएगा। लुक में क्या होता है, इंटेंशनली जब हम किसी चीज की तरफ अपने नजरों को घुमा कर देखते हैं, लुक एट देयर, लुक एट हिम, वो इंटेंशनली हो जाएगा लुक। लेकिन जब हम नॉन वॉलेंट्री एक्शन है हमारा, पैसिव है,
जैसे अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं मुझे सामने जो चीजें दिखाई दे रही है उसमें मेरा कोई एफर्ट नहीं है, वो सेंसेस है, हमारी आई जो वो है वो उस चीज को देख रही है, ठीक है, वो नॉन वॉलेंटरी एक्शन है। तो कोई भी अगर एयरक्राफ्ट में एंटर करेगा तो उसको सामने की चीजें दिखेगी, तो वो नॉन वॉलेंटरी एक्शन हुआ, राइट। तो नॉन वॉलेंटरी एक्शन के लिए क्या आता है मेरे बच्चे? सी। क्लियर? आप विंडो के पास खड़े हो, आपको कोई बर्ड दिखाई दी, आपको कोई गाड़ी दिखाई दी, तो वो आपका वॉलेंटरी जानबूझ के नहीं देख रहे हो, वो दिख रहा है आपको, वो परसेप्शन, ठीक है। तो इसलिए क्या आएगा? सी। क्लियर है स्टूडेंट्स? 20 क्वेश्चंस हो गए हमारे यहाँ तक। नेक्स्ट, ये आपका पैसेज है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, फिलिंग द ब्लैंक, दैट नेचर स्टेज क्लीन एंड रिच। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये क्या करती है कि ये बताती है कि जो नेचर है वो क्या रहता है उसे साफ और रिच, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग चेरिश करती, चेरिश किसी चीज को एंजॉय करना, आनंद लेना नहीं होगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग कॉन्ट्राडिक्ट करती है, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब किसी चीज का विरोध करना, कॉन्ट्राडिक्ट करना नहीं, ये तो फैक्चुअली रॉन्ग हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग ईर्ष्या करती है, जलन करती है, ये तो टोटली इरेलेवेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ईर्ष्या जलन क्या कर सकती है? नहीं, राइट आंसर होगा इंश्योर। ऑर्गेनिक फार्मिंग इंश्योर करती है, मतलब सुनिश्चित करती है कि हमारा जो नेचर है वो साफ सुथरा रहे, रिच रहे। इफ वी विजिट एन ऑर्गेनिक फार्म, अगर हम किसी ऑर्गेनिक फार्म को विजिट करते हैं, वी विल नोटिस, हम नोटिस करते हैं, फिलिंग द ब्लैंक ऑफ एनिमल, बर्ड एंड इंसेक्ट एक्टिविटी, कि ऑर्गेनिक फार्म में एनिमल की, बर्ड की, इंसेक्ट की एक्टिविटी को हम नोटिस करते हैं, ठीक है। आया है आर्टिकल, तो यहां आना चाहिए नाउन, राइट। लोथ का मतलब होता है किसी चीज को हेट करना, नफरत करना, और ये क्या है? वर्ब है। तो ये ग्रामेटिकली भी गलत है और कॉन्टेक्चुअली भी गलत है, नफरत की कोई बात ही नहीं हुई है। अ सेंस ऑफ एनिमल बिल्कुल इरेलेवेंट है। जॉगिंग जो होता है धीरे धीरे दौड़ना, ठीक है, स्लो रनिंग का कोई सेंस ही नहीं है, ये भी इरेलेवेंट है। राइट आंसर होगा बज। बज ऑफ एनिमल, अ बज ऑफ एनिमल का मतलब है बहुत ही लाइवली, एनर्जेटिक वे में किसी चीज को होने के लिए आता है बज, ठीक है। तो बहुत ही क्या होना चाहिए? लाइवली और एनर्जेटिक वे में, लाइवली और एनर्जेटिक, ठीक है। किसके बारे में बोल रहे हैं? एनिमल, बर्ड और इंसेक्ट एक्टिविटी। रिसर्च शोज दैट अराउंड 30% मोर वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स, रिसर्च ये बताते हैं कि लगभग 30% ज्यादा वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स जो है वो थ्राइव करते हैं कहां पर? इकोलॉजिकली प्रोड्यूस्ड फील्ड्स, यानी ऑर्गेनिक कंपेयर टू कन्वेंशनल फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्म है और एक कन्वेंशनल फार्मिंग जो है, कन्वेंशनल फार्मिंग मतलब जो परंपरागत ट्रेडिशनल जो फार्मिंग है उसकी कंपैरिजन कर रहा है ऑर्गेनिक फार्म, यानी इकोलॉजिकली प्रोड्यूस फील्ड की बात कर रहा है। तो उनमें ये बता रहा है कि जो इकोलॉजिकली प्रोड्यूस फील्ड होते हैं वहां पर उनके पास में ज्यादा वाइल्ड लाइफ और ज्यादा प्लांट थ्राइव करते हैं, फलते फूलते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहां आएगा थ्राइव नियर। क्यों आएगा? देखो, थ्राइव आउट, आउट का कोई सेंस नहीं है। थ्राइव अप, ऊपर का कोई सेंस नहीं है। डाउन स्टेयर्स, अप स्टेयर्स ऊपर की मंजिल के लिए आता है, डाउन स्टेयर्स नीचे की मंजिल के आता है किसी बिल्डिंग की। तो यहां किसी बिल्डिंग की मंजिलों की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही है। नेक्स्ट, दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है? देयर आर नो पेस्टिसाइड। देखो कैसा कि जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उनकी बजाय जो ऑर्गेनिक फार्म है वहां पर 30% ज्यादा उसके पास में प्लांट्स और वाइल्ड लाइफ ग्रो करते हैं, थ्राइव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई पेस्टिसाइड यूज नहीं होते, कोई फर्टिलाइजर यूज नहीं होते, इज यूज्ड, ठीक है। अब बोल रहा आगे क्या आएगा? फार बेटर, फार ऑफ,
फार लेस, फार अवे। ये फार अवे और फार ऑफ तो दोनों ही बहुत दूर के लिए आते हैं, तो बहुत दूर का कोई भाव ही नहीं है, ठीक है। फार बेटर मतलब किसी चीज में बहुत बेटर होना, जैसे ये मेथड पुराने मेथड से बहुत बेटर था, कंपैरिजन किया हमने, ठीक है। तो ऐसी कोई बात नहीं हो रही है यहाँ पर। राइट आंसर होगा फार लेस, मतलब बहुत ही कम, बहुत कम। किसके कंपैरिजन में? जो हमारी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल फार्मिंग है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम। नो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर इज यूज्ड फार लेस, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का कम यूज होता है, इसी वजह से उन जो फील्ड्स हैं उनके पास में वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स जो है वो ज्यादा थ्राइव करते हैं। नेक्स्ट, COVID-19 pandemic has changed the filling the blank of organic food with the spotlight now on safety and healthy food that is nutritious to build a strong immune system. कोविड-19 के बाद आपने भी देखा होगा लोगों का चीजों को देखने का, समझने का जो नजरिया है वो चेंज हो गया, क्योंकि लोगों को लगने लग गया कि हेल्दी इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है, तभी जैसे बीमारियों से हम लड़ सकते हैं, बीमारियों से बच सकते हैं। जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक था वो कोविड-19 के चपेट में भी जल्दी आए, उनके साथ में मिसहैपनिंग भी हुई, राइट। यहाँ देखो, कोविड-19 ने, पैंडेमिक ने चेंज किया है, आर्गुमेंट को चेंज किया है, इररेलेवेंट आर्गुमेंट मतलब कोई बहस। इवोल्यूशन, इवोल्यूशन को कोई क्या चेंज करेगा? इवोल्यूशन होता है कर्मिक, जो धीरे धीरे विकास होता है, धीरे धीरे जो चीज इवॉल्व होती है, ये नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मतलब कोई रीति रिवाज, कोई चीज चली आ रही हो, ये भी नहीं है। राइट आंसर होगा परसेप्शन। परसेप्शन जैसे हम किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं और किस तरीके से उसको परसीव करते हैं, क्लियर। तो लोगों के परसेप्शन को चेंज किया है किसने? कोविड-19 ने। मजा आया ना क्लास में? इसी तरह से खूब मेहनत के साथ में पढ़ना है, इस साल सिलेक्शन लेना है, और जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं मैम के साथ शेयर करनी है। ये आपकी बुक्स हैं जो आपको मिल जाएगी अमेजन फ्लिपकार्ट पे। ये क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री मिल रही है, जहां से आपको पढ़ना है, बेसिक से पढ़ना हो, रिवीजन करना हो, सब यहाँ से करना है। और लेटेस्ट एग्जाम मैंने आज करवाई दिया है। थैंक यू।